हाय, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। मैं रजनीश दुबे फ्रॉम टैक्सेशन सीखो। कल का जो मैंने चैप्टर बताया था, प्रीवियस सेशन जो हुआ था, उसमें हम लोगों ने बात किया था एचआरए वगैरह क्या होता है, उसमें अलाउंसेज वगैरह कितने टाइप के होते हैं, उसमें कितना मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप ले सकते हो, कैसे उसको डिडक्शन लिया जाता है। कल का जो टॉपिक था उसमें मेनली हम लोगों ने बात किया था एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि एक पॉपुलर अलाउंस होता है जिसका कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड होता है और कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है। तो उसको मैंने बिल्कुल आप लोगों को डिटेल्स में बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको समझ चुके होंगे। यदि आप नहीं समझाए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी उसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, अन्यथा जब हम लोग Q&A करेंगे उसमें आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हो। तो आज का जो चैप्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सैलरी पार्ट 3 होगा, जिसमें एन्युटी, ग्रेच्युटी, पीएफ वगैरह का कैसे कैलकुलेशन की जाती है, कैसे इसका कुछ टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है, कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बिल्कुल बता रहा हूँ डिटेल्स में। तो चलिए मैं 1 मिनट। हम लोगों ने कल ये सब सोल्यूशन वगैरह जो था मैंने प्रीवियस सेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसको तो आज रिकवर नहीं करूंगा, क्योंकि यदि कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप Q&A में पूछ सकते हो टेलीग्राम में। अलाउंसेज वगैरह का जो कल था मैंने बताया था आप लोगों को। आज से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है एन्युटी और पेंशन। एन्युटी और पेंशन, इसके बारे में कि एन्युटी क्या होता है, पेंशन क्या होता है, उसके कितने पार्ट टैक्सेबल होता है, कितने पार्ट एग्जेम्प्टेड होता है। मतलब कि आपको 1 लाख रुपया मिला है पेंशन के माध्यम से, तो आपको कितना उसके ऊपर टैक्स देना होगा, कितना एग्जेम्प्टेड होता है। तो इसके बारे में हम लोग बिल्कुल आज डिटेल्स में बात करने वाले हैं। उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करना हूँ। मीनिंग ऑफ एन्युटी, एन्युटी होता क्या है। As per the definition, annuity is treated as salary. Annuity is a sum payable in respect of a particular year. It is a yearly grant if a person invests some money, entitling him to series of equal annual sums. Such annual sums are annuities in the hands of the investors. एन्यूटी देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, या इनकम टैक्स का टेक्निकल लैंग्वेज को छोड़िए आप। एन्यूटी क्या होता है, जैसे मैं रजनीश दुबे हूँ, मेरा एक फॉर्म है टैक्सेशन सीखो। टैक्सेशन सीखो क्या करता है कि बहुत सारे टाइप का उसमें वर्क होता है। डायरेक्ट टैक्स का भी मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स का भी कंसल्टेंसी देता हूँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ROC, MC वगैरह का सारा वर्क होता है। और जो मैं अभी कर रहा हूँ टीचिंग वगैरह कर रहा हूँ, ये भी एक मेरा वर्क है। और जो मेरे इस फर्म का मेंबर्स है, जो मेरा पार्टनर है, उनसे मैंने बोला कि मैं जो आपका डायरेक्ट टैक्सेशन वाला काम है उससे मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं, मैं इसको अब छोड़ रहा हूं। आपको क्या करना है, लेकिन इसके बदले में क्या करना है, आपको मुझे एन्युटी देना है। एन्युटी देना है, एन्युटी का मतलब होता है कि इकट्ठा आपको ईयरली, जैसे मैंने बोला कि 50,000 रुपया आपको इकट्ठा देना है मुझको ईयरली एन्युटी। आप उस बिजनेस से, आप उस फर्म से, उस बिजनेस से, जैसे कि आपका फॉर्म है और मैं डायरेक्ट टैक्सेशन से आप कितना अर्निंग कर रहे हो, कितना अर्निंग नहीं कर रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको 5 लाख या एक अमाउंट 6 लाख रुपए जितना है आपको एन्युटी मुझको देना है। तो वो एक तरफ से पेंशन टाइप में ही होता है, बट उसको पेंशन नहीं बोला जाता। लेकिन इनकम टैक्स में आप यदि आप रीड करोगे तो एन्युटी, पेंशन, पीएफ को एक ही कैटेगरी में रखा गया। तो आप इसको अलग समझना है। एन्युटी का मतलब होता है कि जब आप अपने बिजनेस को छोड़ देते हो, आप पार्टनर्स को छोड़ देते हो कि आप इसको क्या करो, हैंडल करो, उसे जितना भी अर्निंग हो रहा है, लॉस में जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, आप इकट्ठा साल का मुझे एन्युटी दे दो, उसको एन्युटी बोला जाता है। एज पर द डिफिनेशन, इस डिफिनेशन को आपको नहीं समझना, मैंने जो एग्जांपल बताया उसके अकॉर्डिंग समझना है आपको। इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। एन्युटी रिसीव्ड फ्रॉम ए प्रेजेंट एम्प्लॉयर इज टू बी टैक्सेड एज सैलरी। यदि आप एन्युटी के साथ साथ, जैसे कि आप किसी के यहाँ काम करते हो, आप वर्क करते हो, जॉब करते हो, आप क्या हो, प्रेजेंट एम्प्लॉयर इज टू बी टैक्सेड एज सैलरी, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज पेड इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और वॉलंटरी। जो आपको जो एग्रीमेंट मिलता है, जो ज्वाइनिंग एग्रीमेंट जो मिलता है, जो ज्वाइनिंग वगैरह का होता है, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो होता है उसमें ये सब लिखा होता है कि आपको एन्युटी होगा नहीं होगा। तो आप यदि किसी के यहाँ एम्प्लॉयर के तौर पे आप काम करते हो, किसी के यहाँ एम्प्लॉयर के तौर पे काम करते हो, वो जो आपको एन्युटी मिलता है वो उसका क्या होता है, टैक्सेबल इनकम होता है। उसका फाइलिंग किस में जाता है, इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाता है। वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में उसका कंप्यूटिंग की जाती है, कंप्यूटेशन की जाती है। इसका मतलब ये होता है।
एन्यूटी रिसीव्ड फ्रॉम ए प्रेजेंट एम्प्लॉयर। देखिए एम्प्लॉयर के यहाँ अभी करंट में हो, आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे कंपनी में होता है कि जो आपका काम देखते हुए एन्यूटी प्रोवाइड कराती है, आपके एम्प्लॉयर कराते हैं लोग। तो आपको क्या करना है कि काम के साथ साथ यदि कोई आपको एन्यूटी मिल रहा है तो उस टैक्सेबल होगा, और उसकी जब आप फाइलिंग करोगे तो उनका कंप्यूटिंग कहाँ होती है, इनकम अंडर द हेड सैलरी में होती है। सेकंड, एन्यूटी रिसीव्ड फॉर ए पास्ट एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये 3 चीज हुआ। एक हुआ 71 में आता है, ये जो आता है प्रॉफिट इन लिeu में आता है। जब आप पास्ट एम्प्लॉयर के यहाँ वर्क कर रहे थे, उसके बाद वहां से हटने के बाद आपको कोई एन्यूटी अगर मिलती है तो उसको आप कैलकुलेशन किस में करोगे, प्रॉफिट इन लिeu सैलरी में की जाती है, एज प्रॉफिट लिeu ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में उसका कंप्यूटिंग की जाती है। थर्ड, एन्यूटी रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज इनकम अदर देन सोर्स। तीसरा में ये बता रहा है इसमें कि एन्यूटी रिसीव्ड हुआ पर्सन को अदर देन एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉयर नहीं हुआ, आप पार्टनरशिप में, जैसे मैंने एग्जांपल फर्स्ट वाला बताया मैं अपना केस में, उस सिचुएशन में जो आपका अर्निंग होगा किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। वो ऐसा नहीं करना है कि आपको उसका सैलरी में उसको ऐड कर देना है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना है, आपको ये गलती नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। एन्यूटी रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब कि आप पार्टनर्स हो, आप उसके यहाँ नौकरी नहीं करते हो, आप उसका एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन आप एन्यूटी से आपका अर्निंग हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका जो इनकम होगा किस में काउंट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा, न कि इनकम अंडर द हेड सैलरी में आपको उसकी काउंटिंग नहीं करनी है। ये हुआ एन्यूटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए आता है पेंशन। कॉन्साइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डिफाइंस पेंशन इज ए पीरियोडिक पेमेंट मेड स्पेसिफिकली बाय गवर्नमेंट और ए कंपनी और अदर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस पेएबल आफ्टर दिस रिटायरमेंट। इसमें मतलब क्या होता है, मैं अपना इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो हम लोग का जीवन में दिनचर्या का जो हमारा शब्द होता है, उसमें क्या है पेंशन। आप 50 साल 60 साल किसी के यहाँ काम करते हो, आपका जो एम्प्लॉयर था आपको खुश होकर के बोला कि आपने तो मेरी जिंदगी दे दी, आप अपनी जिंदगी मेरे काम के लिए दे दी, तो क्या करता हूँ कि मैं भी रिटायरमेंट के बाद में आपका कुछ ख्याल रखता हूँ अपने यहाँ से, उसके एवज में मैं आपको कुछ परसेंटेज 10,000 या 20,000 या 50,000 जो भी होगा, मैं आपको रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ मैं रकम दूंगा, पैसा दूंगा, उसको पेंशन बोला जाता है। चाहे वो गवर्नमेंट, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती थी उसमें भी पेंशन का प्रावधान था, अब तो लगभग कहीं नहीं रह गया, 2-3 डिफेंस वगैरह को छोड़ करके कहीं पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप जहां भी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हो, आपके काम से उसने बोला कि आपने पूरी लाइफ मेरे काम के लिए आपने मेरे यहाँ काम किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके लाइफ के लिए, आगे जो लाइफ है उसके लिए मैं भी अपने यहाँ से कुछ आपके लिए करूं। तो उसको क्या बोला जाता है, पेंशन बोला जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन उसको बोला जाता है। देखिए पेंशन इज 2 टाइप्स, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन। 2 टाइप के पेंशन होते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन जो होता है, जो रेगुलर रेकरिंग बेस पे जो आपको मिलता है, 20,000 रुपए आपको रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट जो देने स्टार्ट कर देती है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपने रिटायरमेंट किया 2023 में, आपको 2023 में रिटायरमेंट करने के बाद 2024 जो नेक्स्ट मंथ रिटायरमेंट का नेक्स्ट मंथ से जो आपको रेगुलर 20,000 30,000 जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है वो भी पेंशन का पार्ट होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनकम्प्यूटेड पेंशन बोला जाता है। लेकिन कंप्यूटेड पेंशन क्या होता है, जैसे कि देखिए मैं बता देता हूँ, अनकम्प्यूटेड का पूरा डिफिनेशन पढ़ लिया जाए। अनकम्प्यूटेड पेंशन रेफर्स टू पेंशन रिसीव्ड पीरियोडिकली, इट इज ए फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये फुली टैक्सेबल होता है। और कम्यूटेड पेंशन क्या होता है, कम्यूटेड पेंशन इंटरचेंज, कम्यूटेड पेंशन मीन्स लंप सम अमाउंट टेकन बाय कंप्यूटिंग द होल और पार्ट ऑफ द पेंशन। मतलब मैं बताता हूँ आपको, ये डिफिनेशन नहीं पढ़ना, सॉरी। कम्यूटेड पेंशन का मतलब ही होता है कि आपको जब रिटायरमेंट जब होते हो तो गवर्नमेंट आपके पास 2 विकल्प रखती है। आपसे बोलता है, आपका एम्प्लॉयर बोलता है या जो गवर्नमेंट होगा कि आप क्या करो कि आपको जितना भी पेंशन मिल रहा है, आपको जितना भी पेंशन मिलेगा उसका 50% का आप इकट्ठा आज ही ले लो। मतलब कि आपको मान कर चलिए कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको 20,000 रुपया मिलने वाला था, गवर्नमेंट ने क्या बोला या आपके एम्प्लॉयर ने क्या बोला, ये काम करो आप 10,000 रुपया जो पूरा पेंशन आपको मिला है उसका 50% आप क्या करो कि इकट्ठा ले लो, 20 साल के बाद आपको आज ही ले लो। आप आज ही ले लो कि कितने दिनों के लिए, जब तक आप एक आकलन किया जाता है, एक अनुमान किया जाता है कि मान लो कि आज 60 साल पे आपने रिटायरमेंट किया, आप हो सकता है कि 80 या 90 ईयर्स आप मतलब कि जीवित रहोगे। उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपका एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि आप इकट्ठा पेंशन ले लो, उसका 50% पर मंथ आपको और दूंगा। जैसे कि आपको 20,000 रुपया मिलना था रिटायरमेंट के बाद, आपने क्या बोला कि 10,000 रुपया आप मुझको दे दो पर मंथ,
और जो 10,000 रुपया है उसके अकॉर्डिंग 20 साल तक उसका एक आकलन करके अनुमान करके 20 साल या 30 साल जो भी होगा उसका टोटल कुछ इकट्ठा अमाउंट मुझको आप आज ही दे दो, उसको क्या बोला जाता है, कम्यूटेड पेंशन। इसको आपको इजी समझना है, आपको ऐसा नहीं है कि यह डिफिकल्ट टॉपिक है। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है कि जिसमें आप 50% पेंशन पर मंथ लोगे और 50% पूरा होल लाइफ के लिए, जो नेक्स्ट आपका जीवन है उसके लिए गवर्नमेंट से आप आज ही आपने ले लिया, इकट्ठा ले लिया, उसको क्या बोला जाता है, कम्यूटेड पेंशन। मैं आपको बताता हूं, सपोज ए पर्सन इज इंटाइटेड टू रिसीव ए पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ही मे कम्यूटेड 1/4 आई 25% अमाउंट एंड गेट लमसम ऑफ 3 लाख। एक कोई पर्सन है उसको 20 मतलब कि 1000 पर मंथ मिलता है सैलरी हिज लाइफ के लिए। उसके बाद कम्यूटेड में क्या किया उन्होंने, 1/4 25% ऑफ द अमाउंट एंड गेट ए लमसम 3 लाख रुपया क्या किया उन्होंने, 3 लाख रुपया क्या किया, कम्यूटेड बेस पे ले लिया। मतलब कि फ्यूचर के लिए 20 साल 30 साल में जो भी उनको मिलना होता वो 3 लाख रुपया उसके रूप में ले लिया। आफ्टर जो कम्यूटेशन हिज पेंशन विल नाउ बी बैलेंस, जो 75% जो बच रहा है 20,000 का 75% कितना होगा, 15,000 रुपया उसको अब क्या होगा, पर मंथ मिलेगा। उसको मिलना था 20,000 रुपया पर मंथ, लेकिन अब कितना मिल रहा है उसको, 15,000 मिल रहा है। क्यों कि उसने क्या किया कि 5,000 के हिसाब से, मतलब कि 25% क्या किया कि उन्होंने उसको एट ए टाइम बोला कि 25% आप कम्यूटेड बेस पे मुझको दे दो, आज ही दे दो, 20 साल या 30 साल का फ्यूचर में आकलन करके, तो उसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्पशन। मैं इसको बताने का रीजन क्या था, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन को बताने का रीजन यह था कि इसमें कितना पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है, कितना पार्शियल टैक्सेबल होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, मैं जो मेरा चार्ट है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा तो आपको इजी होगा समझने में, मुझको भी इजी लगता है वैसे ही। देखिए पेंशन 2 टाइप का होता है, एक होता है कम्यूटेड, एक होता है अनकम्यूटेड। एक कम्यूटेड होता है, एक अनकम्यूटेड। कम्यूटेड में क्या होता है, एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी मतलब कि एमसीडी वगैरह होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विस, ईटीसी, जो इसके मेंबर्स होते हैं। कम्यूटेड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नौकरी करते हैं, लोकल बॉडी एमसीडी वगैरह जो होता है वहां करते हैं। सिविल सर्विस होता है, डिफेंस सर्विस के लोग को क्या होता है, फुली एग्जेम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 10(10)(a) आई के थ्रू। कम्यूटेड पेंशन में जितने भी लोग आते हैं, एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विस, ईटीसी के मेंबर जो होते हैं, उनको पेंशन जितना भी मिलता है उसका नो लिमिट नहीं है, उसका क्या होगा, फुली एग्जेम्पशन होता है। एक अनकम्यूटेड होता है। अनकम्यूटेड पेंशन क्या होता है कि अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होगा कि आप सैलरी पर्सन हो, भले रिटायर कर चुके हो, आपको क्या हो रहा है कि 20,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है। कम्यूटेड वाला केस में होता क्या है कि जैसे आपको 3 लाख रुपया कम्यूटेड बेस पर ले लिया आपने गवर्नमेंट से, लेकिन जो 3 लाख रुपया मिला है आपको, वो क्या 1 साल के लिए मिला है, क्या आगे 20 साल का इन्वॉल्व करके उसमें मिला गया, उसको इंक्लूड किया गया है, आकलन किया गया है कि आपने 60 पे रिटायरमेंट किया, हो सकता है आकलन में बताया गया कि आप 80 ईयर्स तक आप जीवित रहोगे। तो जो 3 लाख रुपया मिला है कम्यूटेड बेस पे, वो क्या है आपका नेक्स्ट 20 साल के लिए है। तो यहाँ आपसे बोला जाए कि एक नेक्स्ट 20 साल के लिए टैक्स आप आज ही दे दो, तो क्या आपको सही लगता है लॉजिक कि कहीं से कि गवर्नमेंट को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो गवर्नमेंट के पास इसके लिए कंप्लेन गया कि जो 3 लाख के लिए गवर्नमेंट जी आप मुझको ये दे रहे हो कम्यूटेड बेस पे, ये 1 साल का तो नहीं है मेरा इनकम, ये तो नेक्स्ट 20 साल 30 साल जितना भी मैं जीवित रहूं उसके लिए आपने दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है काम करो, कम्यूटेड बेस पे यदि आप पेंशन लेते हो तो उसको मैं क्या करता हूं, फुली एग्जेम्प्टेड कर देता हूं, चाहे उसका लिमिटेशन कितना भी हो। अनकम्यूटेड में क्या होता है कि फुली टैक्सेबल होता है, अनकम्यूटेड में फुली टैक्सेबल होता है। अदर एम्प्लॉयज मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के जो होते हैं उनमें 2 केस होता है। इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसीट ऑफ ग्रेचुइटी, इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव इन ग्रेचुइटी, यदि ग्रेचुइटी किसी को मिलता है तो उसका कैलकुलेशन इस रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। यदि नहीं मिलता है तो उसका जो होगा कैलकुलेशन होगा इस रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, 1/2 इंटू कम्यूटेड पेंशन। तो मैं एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 5 के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। मिस्टर आकाश रिटायर्ड ऑन 1/11/2020। मिस्टर आकाश रिटायर हो रहे हैं 1/11/2020 को, रिसीविंग रेस 10,000 पर मंथ एज पेंशन। उनको क्या हो रहा है कि 10,000 रुपया पर मंथ पेंशन मिल रहा है। ऑन 1/1/2021 मतलब 1/1/2021 से
क्या हुआ कि ही कम्यूटेड 50% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव 5 लाख एज कम्यूटेड पेंशन। यू आर रिक्वायरिंग टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन अज्यूमिंग, उनका टैक्सेबल में निकालना है कि पेंशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ। मिस्टर आकाश रिटायर्ड क्या हो रहा है कि 1/11/2020 को हो रहा है रिसीविंग 10,000 रुपया पर मंथ मिला था, लेकिन उन 1/1/2021 को कम्यूटेड कर दिया 50% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव्ड 5 लाख, 5 लाख रुपया उनको कम्यूटेड बेस में मिल गया। यू आर रिक्वायरिंग टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम, तो इसमें आपको 3 चीज निकालना है। यदि ही इज ए गवर्नमेंट इंप्लॉय, यदि गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उनका क्या होगा, ही इज ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेच्युटी ऑफ 7 लाख ऑफ द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। He is private sector employee and he not received gratuity in the time of retirement। इसका कैसे करना है कैलकुलेशन, 1 मिनट मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको कैलकुलेशन कैसे करना है इसका, इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी है। 1/11/2020 मतलब कि 9वां महीना 9th मंथ और 2 मंथ क्या हो रहा है, 2 मंथ 10,000 रुपया पर मंथ के अकॉर्डिंग मिल रहा है, क्योंकि वो आकाश रिटायरमेंट हो रहा है 1/11/2020 को, तो जो नवंबर मंथ है जो 11वां महीना होता है और 12वां महीना, उनको 2 मंथ कितना मिलेगा, 10 × 2 इक्वल टू 20,000। मैं बताता हूं आपको, 10 के नवंबर प्लस प्लस 10, उसके बाद 10 के क्या हुआ आपका, 10 के हुआ दिसंबर। उसके बाद हो क्या रहा है इसमें, उसके बाद क्या हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ से जो नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है, अब 2021 का जनवरी आ रहा है, उन्होंने क्या किया, कम्यूटेड बेस पे अपना पेंशन को कर दिया। 2 मंथ लेने के बाद अपना पेंशन को कम्यूटेड बेस पे कर दिया। कम्यूटेड बेस पे करने का मतलब कि 5 लाख उनको फिर मिल गया। उसके बाद जो पेंशन मिल रहा था 10,000 मिल रहा था, उसको हाफ कर दिया 50%। तो उसमें क्या हुआ, प्लस 3 जनवरी फरवरी और मार्च 5-5 हजार रुपए के हिसाब से मिल रहा है। टोटल उनको कितना मिला, 35,000 उनको क्या मिल रहा है, अनकम्यूटेड, टोटल कम्यूटेड अनकम्यूटेड बेस में टोटल मिला, कितना मिलता है उनको, 35,000 मिला है, 35,000। उसके बाद आपको क्या करना है कि इनका बताना है कि उनका टैक्सेबल इनकम कितना हो रहा है। तो ही इज ए गवर्नमेंट इंप्लॉय। सबसे फर्स्ट जो केस था, गवर्नमेंट इंप्लॉय क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है। तो यहां देखो आप, अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव नवंबर से मार्च तक में टोटल कितना हुआ उनको, 35,000 हुआ। अनकम्यूटेड बेस में उनको कितना हुआ, 35,000। कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुआ 5 लाख, लेस एग्जाम्पशन 5 लाख, तो नील हो गया पूरा उनका टेंशन टैक्सेबल पेंशन 35,000 रुपया हुआ। 35,000 रुपये उनके ऊपर टैक्स बन रहा है, क्योंकि 5 लाख में 5 लाख तक था उनका, ये 5 लाख क्या था, उसको उनको लमसम अमाउंट मिला था। कम्यूटेड पेंशन में उनको इतना मिला था। तो वैसे तो एग्जेम्प्टेड होता है, फर्स्ट वाले में तो आपको सोचना ही नहीं है कि फर्स्ट वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। कम्यूटेड बेस पे होगा, तो अनकम्यूटेड पे होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड वाला केस है, ही इज ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कुछ देर में, ग्रेच्युटी क्या होता है। तो अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, इस केस में भी कितना हुआ उनका, 35,000 हुआ है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है 35,000 वाला केस के लिए, जिसके इसका एक रूल है, इनकम टैक्स में इसका रूल दिया हुआ है। ये इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, बस गवर्नमेंट इनकम टैक्स में लिख दिया है तो उसको फॉलो आपको करना पड़ता है, मुझको करना पड़ता है, इसका कोई रूल नहीं होता है। ये क्या है, 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन। इसको आप केयरफुली आपको समझना है। 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड मल्टीपल कम्यूटेड परसेंट
इंटू 100, ये आपका रूल हुआ, इसके अकॉर्डिंग समझना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ इलस्ट्रेटर में बताया है आपको क्या है इसमें। 1/3 इंटू 5 लाख क्या था, पूरा कम्यूटेड उनका जो पेमेंट मिला था वो था, उसका क्या करना है मल्टीपल 50 इंटू 100, तो हो कितना रहा इसमें 3,33,333 रुपया आएगा। जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो 3,33,000 इतना रुपया आएगा, 3,33,000 रुपया टोटल आ रहा है इसमें। तो उस केस में आपको कितना मिला था 5 लाख। 5 लाख में यदि इसको जब लेस करोगे तो जो आपका ये अमाउंट आएगा 1,67,667 रुपया, ये आपका कितना हुआ टोटल, ये टैक्सेबल इनकम हुआ, इतना के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसमें, यदि आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो अदर देन गवर्नमेंट हो तो आपको इस केस में आपको इतना देना पड़ेगा टोटल, और 35,000 और अनकम्यूटेड वाला यदि ऐड कर देते हो तो दोनों मिला करके टैक्सेबल पेंशन कितना हुआ 2,01,667 रुपया हुआ। 1/3 मल्टीपल 5 लाख डिवाइड 50% इंटू 100%। यदि पूरा कैलकुलेशन आप करोगे इलस्ट्रेटर में, मैंने जो पीडीएफ में दिया उसको आपको देखना है, उसको 2-3 बार रीड करना है, समझ में आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। उस सिचुएशन में आपका कितना हो रहा है 2,01,667 रुपये टोटल मिला करके यहाँ से यहाँ तक में आपका टोटल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक में टोटल मिला करके इसको मैंने पीडीएफ को डिसेबल कर दिया, कॉपी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। उसके बाद थर्ड केस हुआ, ही इज ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड ही इज नॉट रिसीव्ड ऑफ ग्रेच्युटी इन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, जो सेम प्रोसेस इसमें होता है, इसका बस रूल जो होता है वो अलग हो जाता है, रूल इसका चेंज हो जाता है। इसमें 1/3 की जगह 1/2 इंटू इतना होता है। तो आप जो भी करोगे इस केस में भी इसका टैक्सेबल पेंशन आएगा 35,000। इस केस में 1/3 की जगह पे क्या करना है आपको 1/2 करना है। मैं इसमें देखिए 2 पार्ट होता है। ही इज एम्प्लॉयड डज नॉट रिसीव ग्रेचुइटी, यदि किसी को नहीं मिला होता है तो उसका जब आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे तो इस आधार पे करोगे, इस बेस पे करोगे। यदि उसको ग्रेचुइटी मिला है तो उसका आप इस बेस पे करोगे, 1/3 वाले बेस पे करोगे। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद आता है ग्रेजुएटी। ये ग्रेजुएटी होता क्या है? ग्रेजुएटी आप देखो, आप किसी कंपनी में आप काम करते हो, कंटिन्यू उस कंपनी में आप 5 साल तक काम कर लेते हो तो ग्रेजुएटी लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ग्रेजुएटी रिसीव करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ये एक तरह से पेंशन ही होता है, ग्रेजुएटी भी एक तरफ का पेंशन ही होता है। इसमें क्या होता है कि वही है कि आपको कंपनी ने बोला कि आपने मेरे कंपनी को बढ़ाने में इतना मदद किया, आपने इतना प्रोग्रेस करने में जो भी आपने हेल्पिंग वगैरह किया है जॉब के तहत, तो आपको क्या होगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं आपको कुछ अमाउंट ग्रेजुएटी के रूप में दूंगा। तो ये भी एक तरफ का पेंशन ही होता है। ये होता है क्या है, पेंशन जो होता है ये पर मंथ नहीं होता है। जैसे कि पेंशन वाले में क्या होता है कि कम्यूटेड अनकम्यूटेड होता है पर मंथ, और कम्यूटेड बेस में कुछ आपको एडवांस दे दी जाती है और 50% उसका जो होता है आपको पर मंथ के रूप में दी जाती है। ग्रेचुइटी में लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रेचुइटी में क्या होता है कि आपको इकट्ठा मिलता है, या तो 5 साल जब काम के लिए तो आप हो सकता है 5 साल के बाद छठे मतलब जो 6th नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें आपका एम्प्लॉयर द्वारा आपको ग्रेचुइटी दे दें, तो रिटायरमेंट आपने 50 साल 60 साल तक काम किया उसके बाद भी आपको ग्रेचुइटी मिल सकता है। Gratuity is a voluntary payment made by an employer in appreciation of service rendered by the employee. Nowadays, gratuity has become a normal payment application to all employees. In fact, the payment of Gratuity Act 1972 in a statutory recognition of the concept of gratuity. Almost all employers into an agreement with employee to pay gratuity. आपको डिफिनेशन नहीं समझना है, बस समझना है कि ग्रेचुइटी का मतलब होता है जब आप कोई वर्क किसी के यहाँ वर्क करते हैं 5 साल तक कर लेते हैं तो आपको तो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यदि आपको मिलता है तो इसका टैक्स कैसे निकालना होता है, इसका पार्ट्स कैसे निकालना होता है कि कितना टैक्सेबल है और कितना एग्जेम्प्टेड है, इसको आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से नहीं बताऊंगा, आपको चार्ट से मैं बताऊंगा। चार्ट, हाँ, ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस। देखिए इसमें 2 टाइप से होता है। रिसीव ड्यूरिंग सर्विस, यदि आप जैसे कि आपने 2022-23 में आपने नौकरी किया, 2022 2022-23 में आपको ही जॉब कर रहे हो तो आपको ग्रेचुइटी मिला, वो है उसी ईयर्स में आपको ग्रेचुइटी मिल गया। तो आपको क्या होगा कि जब उसी ईयर्स में आपको मिला है तो आपको बिल्कुल से ये लॉजिकल चीज है कि आपको ग्रेचुइटी सैलरी तो मिला था, सैलरी के रूप में आपको सैलरी के साथ साथ में ग्रेचुइटी वगैरह मिला तो आपका टैक्सेबल बनना चाहिए क्योंकि वो भी आपका इनकम का पार्ट है।
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसीविंग ड्यूरिंग सर्विस। और एक होता है रिसीव्ड एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, एक होता है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। एक ग्रेचुइटी होता है जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है या डेथ हो जाता है, तो जब आपका लीगल हायर्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनको मिलता है। तो उस केस में यदि रिसीव ड्यूरिंग सर्विस मिलता है तो फुली टैक्सेबल होता है, पूरा आपको टैक्स देना होगा। यदि रिसीव्ड एट टाइम रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम को कितना देना होगा। एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिविल सर्विस के आप मेंबर्स हैं, लोकल अथॉरिटी में, तो आपको फुली एग्जेम्पशन होगा, आपको नहीं देना होगा। अदर एम्प्लॉय केस में क्या होता है, अदर एम्प्लॉय केस में कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। देखिए इसमें भी दो टाइप होता है अदर एम्प्लॉयमेंट में। अदर एम्प्लॉयज में क्या होता है, दो टाइप होता है। कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 का होगा तो उसका कैलकुलेशन इस बेस पे होगा। यदि आपका जो ग्रेचुइटी मिला है वो कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के यदि अंतर्गत आपको मिला है तो उसका पेमेंट इस बेस पे होगा। और यदि नॉन कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में हो तो इसका जो आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे, मतलब कि कितना आपको टैक्स देना होगा, कितना एग्जेम्पशन होगा, तो इसका आप जब करोगे तो इस बेस पे करोगे। मतलब कि देखो इसमें क्या होता है कि इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं कैलकुलेशन। जो इसमें लोअर होता है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट होता है 20 लाख। आपका जो 20 लाख तक यदि ग्रेचुइटी मिलता है तो क्या होगा, तो फुली एग्जेम्प्टेड होगा। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड जितना होगा, मान के चलो कि आपको 20 लाख तो मैक्सिमम होता है, आपको मान लो कि 10 लाख रुपया ग्रेचुइटी मिला, एक्चुअल 10 लाख रुपया मिला आपको। जो ये होता है थर्ड वाला, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। ये दोनों में दो चीज तो इसमें सेम होता है, 20 लाख एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, दोनों में सेम होता है। समझने वाला जो कोई कॉन्सेप्ट है तो थर्ड वाला है। 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लॉक ड्राउन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑफ पार्ट देयर ऑफ इन द एक्सेस 6 मंथ नंबर ऑफ डेज इन। इसमें दो चीज मैं बताऊंगा कि 26 डेज वाला केस क्या होता है। मैं एग्जांपल बताया हूँ। मिस्टर हरीश रिटायर्ड ऑन 15/7/2020 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर 8 मंथ। ये 26 ईयर 8 मंथ के बताया गया है। इसका एक मेन रीजन है, मैं बताऊंगा आपको ये क्यों बताया गया। ये ओपन नहीं होगा तो फिर इसका आप कंप्यूटेशन नहीं कर पाओगे, इसका टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्टेड इनकम आप इसका नहीं कर पाओगे। मिस्टर हरीश रिटायर्ड हो रहे हैं 15/7/2020 को आफ्टर कंप्लीशन 26 ईयर 8 मंथ ड्यूटी करने के बाद में। ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड ग्रेचुइटी और 12 लाख एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हिज सैलरी वाज, बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ था। डियरनेस अलाउंस कितना था, 10,000 पर मंथ। 70% ऑफ फीस इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन 1%। कमीशन को देखिए यहाँ पर फिक्स नहीं बताया गया कि 1% है कि नहीं, तो इसको आपको एक्सक्लूड कर देना है, इसको नहीं कैलकुलेशन करना है। बोनस को भी नहीं करना है। ग्रेचुइटी के केस में सैलरी सैलरी किसको किसको माना जाता है, जैसे मैंने एचआरएम बताया था आपको, बेसिक सैलरी, उसके बाद जो डीए मिलता है वही आपका होता है। नहीं तो यदि टर्नओवर का फिक्स परसेंट होगा तो वो भी आपका आता है इसमें कमीशन। लेकिन ग्रेचुइटी केस में सैलरी क्या पार्ट क्या क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ग्रेचुइटी फ्रॉम 2 years to ग्रेचुइटी फुली टैक्सेबल ग्रेचुइटी। देखिए मैं बता देता हूँ। ग्रेचुइटी में होता क्या है कि जो आपका बेसिक सैलरी होता है और डीए का जो फॉर्मेटिंग पार्ट होता है, इसमें जैसे बताया है कि 10,000 पर मंथ तो मिल रहा था, बट 70% ऑफ फीस इज रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब कि 7,000 रुपया हो रहा है। तो 40,747 रुपया हुआ आपका टोटल। मैं बताता हूँ 40,000 बेसिक सैलरी, यहाँ मैं बताता हूँ 4 ग्रेचुइटी कैलकुलेशन। आपको बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, बेसिक सैलरी मिल रहा है 40,000 प्लस 7,000 रुपया क्या मिल रहा है आपको डियरनेस अलाउंस का, जो 70% है वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है 7,000। टोटल कितना हुआ आपको 47,000 हुआ। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ।
उसमें मिस्टर हरीश रिटायर्ड हो रहे हैं, उसको कितना मिल रहा है? रिसीव्ड ग्रेचुइटी रेस 12 लाख मिल रहा है उनको। एट ए टाइम रिटायरमेंट हिज सैलरी और जितना एक अकॉर्डिंग था। अब आपको कंप्यूटिंग हिज टैक्सेबल ग्रेचुइटी एज्यूमिंग करना है, मतलब बताना है आपको। ही इज ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है और क्या करना है कि उनका ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग उनका कंप्यूटेशन करना है। तो आप कैसे करोगे? 1972 क्या बोलता है? इसमें एक हो 20 लाख मैक्सिमम, एक होता है एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव का कितना हुआ, तो मैं बता देता हूं आपको। एक होता है 20 लाख, 20 लाख हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में कितना उनका 12 लाख रुपए एक्चुअल में रिसीव हुआ है। अब थर्ड जो है, जो थर्ड को कैलकुलेशन करना है उसको करना है, जो तीनों में लेस होगा वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, उसी का आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। 47,000 अब उनका क्या बन रहा है? सैलरी बन रहा था। 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट टर्न, ये रूल्स है। ये देखिए इसका लॉजिक क्यों नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको रख दिया है, इसका रूल्स होता है 50 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट टर्न सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस or part thereof in excess of 6 month number of days in a month। देखिए इसमें 26 डेज का लॉजिक क्या है? 26 डेज का लॉजिक है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि पूछते हैं कि सर कोई मंथ ऐसा होता है कि जिसमें मैंने 28 दिन फरवरी का होता है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए क्या बोला कि 26 दिन, मंथ में 4 दिन आपको जो छुट्टी मिलता है उसका मैं क्या होगा आपको ग्रेचुइटी नहीं दूंगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको सब हटाते हुए बोला कि 26 दिन आपने ड्यूटी कर लिया है तो आपको ग्रेचुइटी का जो भी होगा उसमें कैलकुलेशन कर दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लॉस ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीशन ईयर ऑफ सर्विस ऑफ पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। 26 डेज का लॉजिक यही था कि आपको 4 जो वीक छुट्टी होता है वीकली, इसको आपको हार्डलेस कर देना है। उसके बाद जो 26 दिन बच रहा है वो आपका ड्यूटी टाइम माना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लगाई जाएगी। देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है आपको। ही इज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ग्रेचुइटी रिसीव्ड ऑफ द लिमिट ऑफ टाइम ऑफ रिटायरमेंट 12 लाख उनको क्या हुआ है? एक्चुअल रिसीव हुआ है। लेस एग्जेम्पशन अंडर 10 ग्रेचुइटी रिसीव्ड 12 लाख हुआ है और स्टैट्यूटरी लिमिट मैक्सिमम इनका होता है 20 लाख। और जो तीनों में जो सबसे कम होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो इनका जो सैलरी बन रहा है 40, मैं बता देता हूं आपको, 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लॉस्ट ड्रेन। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है? 15 बाई 26 इंटू लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। ईयर्स ऑफ सर्विस में क्या होगा? इसमें क्या बोल रहा है गवर्नमेंट का रूल में कि यदि वो 6 मंथ से ज्यादा हो जाता है तो उसको आप पूरा साल ले लेना है। यदि कोई मानकर चलो कि किसी का जॉब 2023 में ग्रेचुइटी का उसका कैलकुलेशन हो रहा है और उसने 2023 के अप्रैल में 2023 के अगस्त में उन्होंने ड्यूटी अपना लीव कर दिया, छोड़ दिया, वहां पर रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उसको अब 27 साल मानना है। जैसे कि इसमें बताया है 26 ईयर 8 मंथ, मतलब कि 26 ईयर से 6 मंथ से ज्यादा जब हो गया, 8 मंथ हो गया, तो उसको क्या बोला है रूल में, उसको टोटल आपको मानना है 1 ईयर फिर मान लेना। तो 20 मतलब कितना ईयर्स हुआ? 27 ईयर्स हुआ। मतलब कि आपको एक बात बता देता हूं, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई 26 मतलब ईयर ड्यूटी किया, 26 ईयर नहीं समझना, आपको समझना है इसको, आपको 6 मंथ, आप 6 मंथ से ज्यादा, मतलब कि आप मानकर चलो कि किसी ईयर्स में 6 मंथ से ज्यादा आप जब उसको ड्यूटी कर लेते हो तो ग्रेचुइटी के केस में यदि आप अंडर 72 ग्रेचुइटी एक्ट में यदि आप आते हो तो आपको 6 मंथ से ज्यादा आप ड्यूटी किए होते तो उसको क्या माना जाएगा? होल ईयर माना जाएगा, मतलब आपको 1 साल माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 6 मंथ आप ड्यूटी किया उसको 1 साल के लिए माना जाएगा। इसमें कैलकुलेशन ऐसे ही किया है इसका। 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था उनका यहां पर बताया हुआ है 15 इंटू 26 लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो 15 इंटू मैं बता देता हूं, और 47,000 गुना 27 कितना होगा? 7,32,115 रुपया होगा। आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूं यहां पर। उसमें क्या हो रहा था? 15 26 उसके बाद क्या करना था आपको रूल में? 26 के बाद क्या करना था आपको?
इंटू जो भी आपका सैलरी बन रहा था इंटू आपको जो जितना ईयर्स आपने सर्विस दिया है उसको मल्टीपल कर देना है। तो आपका टोटल सैलरी कितना बन रहा था, सैलरी का क्या क्या पार्ट चाहिए, बेसिक सैलरी और डीए का फॉर्मेटिंग पार्ट। जो डीए का फॉर्मेटिंग पार्ट होता है वो आपका कंट्री जो एग्रीमेंट वगैरह होता है उसके ऊपर इसका डिफाइन किया होता है कि आपका फॉर्मेटिंग पार्ट क्या होगा। फुल देखिए जब आप सैलरी का पूरा कैलकुलेशन करोगे टैक्स के लिए तो पूरा डीए का आपको कैलकुलेशन करना है, लेकिन आप एचआरए में, ग्रेजुएटी में, एन्युटी में, एरियर्स में जब भी जो आपको करना है तो उसका फॉर्मेटिंग पार्ट कितना होता है उसका एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो टोटल इनका कितना हो रहा है 47,000 इंटू 27, ये क्या है ईयर्स है, इसने 27 ईयर्स तक इन्होंने सेवा दिया है उसके ऊपर इनका कितना बन रहा है इंटू क्या करना आपको इंटू आपको करना है 47,000 और उसके बाद जो भी होगा मल्टीपल 27 कर देना है आपको 27। तो आपका जितना भी रिजल्ट आएगा वो कितना आ रहा है, आपके पास जितना भी रिजल्ट आएगा वो आएगा आपको कितना आ रहा है इसमें 7,32,000 आ रहा है। तो ये 3 इसमें कॉन्सेप्ट हो गया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया एक 12 लाख जो एक्चुअल आपको मिला था, उसके बाद जो एक मैक्सिमम लिमिटेशन ले सकते हो आप 20 लाख तक ले सकते हो, 20 लाख से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। और थर्ड वाला में केस में क्या आ रहा है 7 लाख 32 मतलब 7,32,115 रुपये आ रहा है। तो जो 12 लाख में 7,32,000 को लेस करोगे माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 4,67,885 रुपये जो और आपका ये टैक्सेबल हो रहा है। इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, किसमें एन्युटी के केस में। तो जो भी आपके पास जो अमाउंट शेष बच रहा है ये 4,67,885 रुपया, ये क्या हुआ आपका ग्रेचुइटी से इनकम था, इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ग्रेचुइटी का जब भी इनकम निकालना है तो आप पहले 2 स्टेप आपको समझ में आ गया। फर्स्ट 20 लाख मैक्सिमम हो गया, सेकेंड में एक्चुअल रिसीव उनको कितना हुआ ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड में कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, मान कर चलिए कि उसका सैलरी टोटल लेना है आपको 15, ये तो रूल है आपको 50/26 मल्टीपल लॉस ड्रॉन सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, ये जो रूल है उसको फॉलो करना है आपको। तो 50 इंटू 26 इंटू सैलरी कितना था उसका 40,000 था, अब प्लस 7,000 कहां से आया ये जो उसका फॉर्मेटिंग पार्ट था 10,000 जो डीए मिला था। तो डीए का फॉर्मेटिंग पार्ट ही सैलरी के रूप में कैलकुलेशन किया जाता है। किस लिए, जब आप ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन करोगे। एचआरए वाले केस में मैंने बताया था आपको कि कौन सा आपका उसको लिया जाता है। एचआरए केस में आपको जो बेसिक सैलरी होता है, डीए होता है, फिक्स कमीशन होता है, वही आपका क्या होता है सैलरी का पार्ट होता है। तो 7,000 रुपये उसका बन रहा था किससे, डीए का फॉर्मेटिंग पार्ट से। तो कितना हुआ 47,000 हुआ। तो 15/26 इंटू इतना करोगे और कितना ईयर्स सर्विस दिया उन्होंने 27 साल दिया, तो है 26 साल 8 साल। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 6 साल से जब एक्सेस हो जाए ज्यादा हो जाए तो आपको फुल ईयर्स ले लेना है, नहीं कि ऐसा नहीं करना है कि 26 साल 8 मंथ है तो 27 साल कर दिया गया। तो यहाँ 27 किया गया मल्टीपल इंटू 7,32,115, ये टोटल बन रहा है उनका ग्रेचुइटी। अब जो तीनों में जो लेस होगा वो आपका क्या होगा, आपको उतना ही मिलेगा। तो 12 लाख मिला था आपको, तो 12 लाख में जब इसको आप लेस करोगे माइनस करोगे तो आपके जो ये होगा क्या होगा आपका टैक्सेबल हो गया। टैक्सेबल ग्रेचुइटी क्या हुआ 4,67,885, ये आपका हुआ टैक्सेबल ग्रेचुइटी हो गया। ही इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, जो 1972 का ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है उनका कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, तो उनका कैलकुलेशन मैं बता देता हूं कैसे करना होगा। या रूल को समझ लो। फर्स्ट में आप दो तो कंप्लीट है 20 लाख और एक्चुअल जो भी मिला है आपको दोनों कंप्लीट है। उसमें हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब कि हाफ मंथ ऑफ सैलरी, जो हाफ मंथ ऑफ सैलरी का मतलब ये 50 डेज वाला कॉन्सेप्ट हुआ। लास्ट 10 मंथ सैलरी एवरेज इसको इसलिए बनाया गया है कि हो सकता है कि बीच में कभी सैलरी इंक्रीज हुआ हो डिक्रीज हुआ, तो इसके लिए बनाना है आपको। सैलरी यदि एक बराबर है तो उसमें तो आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। हो सकता है कि कभी सैलरी बीच में ऊपर नीचे हुआ, तो इस केस में तो मेरा जो केस है इसमें तो ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे आप देख लो एक बार।
यदि वो ही इज नॉट कवर्ड हुआ है तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड उसका 12 लाख हुआ है लेस। एग्जेम्पशन अंडर इतना हुआ तो 4,26,500 तो टोटल ग्रेचुइटी हुआ है। एग्जेम्पशन अंडर 10D लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रेचुइटी रिसीव्ड 12 लाख, टोटल उसको 20 लाख मैक्सिमम होता है। हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ द 10 मंथ प्रोसीडिंग ऑफ द मंथ रिटायरमेंट ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसका एग्जाम्पल 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। अब देखो एवरेज सैलरी इसमें क्या होगा, हो सकता है कि एवरेज सैलरी का मतलब होता है कुछ कहीं डिक्रीज हुआ है सैलरी तो उसका एवरेज पहले आपको निकालना पड़ेगा। 1 इंटू 2 इंटू 40,000 इंटू 10 मतलब कि 10 मंथ, इसमें 10 मंथ से ज्यादा नहीं ले सकते हो आप, तो कितना हो प्लस 10% ऑफ मतलब कि टोटल कितना हुआ इसमें भी 47,000 हुआ और 1% ऑफ 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ क्या है इसमें, 1.5 करोड़ इसमें क्या है, सॉरी 1% ऑफ टर्न ओवर 12 मंथ वाज 1.5 करोड़ का 1 लाख 1.5 लाख हुआ। इसमें इसको कैलकुलेशन किया गया है तो इसमें 1.5 लाख इंटू 10/20 इंटू 26 ईयर्स तो इसमें भी टोटल 7,73,500 रुपये आपका बन रहा है। 7,73,500, 12 लाख में 7,73,500 जब माइनस करोगे तो 4,26,500 हुआ। क्या हुआ आपका, ये टैक्सेबल ग्रेच्युटी हुआ, इतना आपको देना होगा। 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी कितना हो रहा था, 47,000 हो रहा था। 47,000 हो रहा था, 47,000 प्लस कितना हुआ 1.5 लाख हुआ इंटू 10/12 इंटू 26/10 करोगे तो ये जो भी मैंने रूल दिया इसको आपको एक दो बार कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। तो आप देखिए फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो बल्ले बल्ले आपकी, आपको तो सोचना ही नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय गया तो पूरा नील हो गया, उसमें 20 लाख तक मैक्सिमम होता है, उनके लिए भी 20 लाख तक मैक्सिमम होता है। तो वो गवर्नमेंट में हो तो आपको तो फिर चारों तरफ बल्ले बल्ले, आप HRA में वही स्थिति है आपकी, एरियर्स वगैरह में, ग्रेच्युटी में, एन्युटी में, सब जगह तो आपको बल्ले बल्ले होने वाले, आपको कहीं टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा पूरा आपका। मैंने फी कमीशन पर गजीड ऑन प्रॉफिट इन लीव ऑफ इन एडिशनल टू एनी सैलरी और वेजेस, इसके बारे में मैंने कमीशन पर गजीड के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है। पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ फीस और कमीशन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर फुली टैक्सेबल, कमीशन में भी पेड एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर ऑफ नेट प्रॉफिट etc. सेक्शन 72 अंडर सेक्शन 73 contains the provision related to परगजीड और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी रिस्पेक्टिव यानी एडवांस सैलरी को मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता चुका है। लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट ये क्या होता है, ये इस कॉन्सेप्ट को समझना आपको जरूरी है। लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट क्या होता है, जनरली होता क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा छुट्टी के बदले पैसा मिलना। आपको क्या होता है कि आपको 26 दिन का आपको ड्यूटी करना है, 4 दिन छुट्टी मिला, लेकिन आपने बोला कि मैं 4 दिन नहीं करूंगा, उसके बदले में आप मुझको पैसा दे दो, तो इसको क्या बोला जाता है, लीव सैलरी फॉर लीव इनकैशमेंट, मतलब कि छुट्टी के बदले आप कैश में मुझको पेमेंट दे दो, उसको बोला जाता है लीव इनकैशमेंट। जनरली employees are allowed leaves during the period of service. Employees may able such leave, or in case the leave is not able, then the leaves may either lapse or be accumulated for further or allowed to be encashed every year, or at the time termination retirement the payment received on account of encashment on unlabeled leave would be form part of salary. However, section 10(10)AA provides exemption in respect of amount received by way of encashment of utilized earned leave by, इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए इसमें भी 3 टाइप से होता है। इसमें एक फर्स्ट वाला होता है मैक्सिमम 3 लाख, मैक्सिमम आप 3 लाख तक इसमें एग्जेम्पशन ले सकते हो। फर्स्ट केस लीव सैलरी एक्चुअल रिसीव्ड, आपको कितना एक्चुअल रिसीव्ड हो, दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। 10 मंथ वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ये जो 3 कॉन्सेप्ट होता है इसमें जो लोअर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जेम्पशन मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो कैश इक्विवेलेंट लीव बेस्ड ऑन 10 मंथ एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मैं आपको बता देता हूँ, उसको चार्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा।
ये जो होता है लीव इनकेसमेंट, ये फॉर्म 60 में आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। बहुत सारे जो आपके क्लाइंट आएंगे उनके केस में आपको ये इसको देखने को मिलेगा। तो आपको इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि लीव इनकेसमेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, सबका ट्रीटमेंट करना आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेचुटी से किसी को ग्रेचुटी मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, एन्युटी मिलता है तो उसका कैसे किया जाता है, लीव इनकेसमेंट मिलता है तो उसका कैसे करना है। सबका नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देखिए, छोटी छोटी जो चीज़ होती है वही आपको प्रोफेशनल बना सकती है। आप इसको छोटी चीज समझ करके मिस करोगे या मुझके इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रोफेशनल बनने में बाधा डाला दे इस चीज को। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो भी छोटी छोटी चीज है, कॉन्सेप्ट है, उनको समझना आपको जरूरी है। देखिए, लीव इनकेसमेंट, लीव इनकेसमेंट में रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। जो देखिए, एक मेनली आपको चीज समझना है, जो आपको ड्यूटी टाइम में जो आपको मिल गया है टाइम, उसी ईयर्स में, मतलब कि एक आपने जिस ईयर्स में सर्विस किया उसी टाइम में आपको यदि कोई रिसीव होता है, एन्युटी हो चाहे ग्रेच्युटी हो चाहे लीव इनकेसमेंट हो, तो क्या होगा, फुली टैक्सेबल होता है। सेकेंड, रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज। रिटायरमेंट के बाद यदि कुछ मिलता है तो उसके केस में आपको बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुली एग्जेम्प्टेड होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुली एग्जेम्प्टेड होगा। बाई एन अदर एम्प्लॉय हो तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन इतना होता है। इसमें भी 4 टाइप से होता है, इसमें 4 टाइप से। 2 टाइप्स तो क्या होगा कि आपको इजी होगा समझ लेना। एक होता है 3 लाख, फर्स्ट वाला जो केस होगा उसमें लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव हुआ, सेकेंड हुआ 10 मंथ सैलरी ऑफ द बेसिक ऑफ एवरेज सैलरी यू लास्ट 10 मंथ प्रोसीडिंग रिटायरमेंट। इसको समझना है आपको, इसको समझना है। कैश इक्विवेलेंट अनडिवाइडेड लीव बेस्ड ऑन द 10 मंथ एवरेज सैलरी टू क्रेडिट एज टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये 4 चीज में जो आपको ये चारों में जो लोअर होगा वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, उसी को आपको एग्जाम्पल मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कोई एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से। मिस्टर अग्रवाल रिटायर्ड ऑन 1/12/2022, सॉरी 2020। मिस्टर अग्रवाल रिटायर्ड ऑन 1/12/2020 आफ्टर 20 ईयर्स 10 मंथ ऑफ सर्विस। यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट दिया 20 ईयर 10 मंथ, इसका मीनिंग है कुछ ऑफ सर्विस। रिसीविंग लीव सैलरी ऑफ रेस रुपया 10 लाख, अदर डिटेल्स हिज सैलरी इनकम आर। उनको 10,000 रुपया पर मंथ। देखिए, उनको पहले आपको क्या करना है कि इसमें दो आपको कंसेप्ट समझ लेना है। फर्स्ट तो 10 लाख रुपया हो गया तो आपको मैक्सिमम मिलेगा 3 लाख, तो ये तो आपको नहीं हो, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड एक्चुअल जो होगा, तो सेकंड एक्चुअल मिला कितना आपको, 10 लाख रुपया मिला। किस केस में, लीव इनकेसमेंट में। लीव इनकेसमेंट में लीव इनकेसमेंट में क्या हो रहा है, आपको एक्चुअल में कितना मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम आपको 3 लाख तक मिल रहा है। उसके बाद एक फर्स्ट ऑप्शन हुआ 3 लाख, सेकेंड में एक्चुअल रिसीव। एक्चुअल रिसीव कितना हो रहा है आपको, सॉरी 10 लाख, 10 लाख रुपए आपको मिल रहा है एक्चुअल में। अब जो एक थर्ड वाला हम लोग कैलकुलेशन करना है सैलरी के अकॉर्डिंग, तो आपके ऊपर जो भी तीनों में जो लोअर होगा वो उसका आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। 10 लाख अब उसका जो सैलरी के अकॉर्डिंग जो बन रहा है उसका आप लोग को ट्रीटमेंट करना है। तो सैलरी के अकॉर्डिंग देखिए इसमें कितना बन रहा है। उसको मिल रहा है 10,000 पर मंथ, रुपया 2,000 इंक्रीज 1। अच्छा, इंक्रीज वाला को आपको छोड़ देना है अभी, क्योंकि आपको वो बताऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 10,000 रुपया पर मंथ बन रहा है और 6,000 रुपया का 60% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। 6,000 का 60% कितना होगा, लगभग होगा 3600। 1 मिनट परसेंटेज, कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 60% ऑफ 6,000, 60%
3600 हो रहा है टोटल, 3600। उसके बाद 3600 रुपया हो रहा है। उसके बाद कमीशन मिल रहा है 1000 पर मंथ। तो इसको फिक्स है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन से मालूम नहीं चल रहा है हम लोगों को। बोनस मिल रहा है लीव अवेलेबल ड्यूरिंग सर्विस, टोटल उसको लीव पूरा। देखिए इसमें भी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर का ही आपको लीव का इनकेसमेंट मिलता है। हो सकता है कि आपने 5 साल 10 साल से आपने लीव इनकेसमेंट हो, उसको आपको रिटायरमेंट के बाद आपको मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 480 दिन था, ही वॉज इंटाइटल्ड टू 30 डेज लीव एवरी ईयर। 30 डेज से ज्यादा आपको किसी भी ईयर्स में आपको मैक्सिमम नहीं मिल रहा था, आपको लीव इनकेसमेंट नहीं मिलने वाला है। 30 डेज से ज्यादा आपको लीव मिलता ही नहीं, तो इनकेसमेंट कैसे मिलेगा आपको। वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी एज्यूमिंग ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो आपको पूरा एग्जेम्प्टेड होगा, उसको हटा देना आपको। ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो देखो मैं बता देता हूं आपको इसका कैसे करना है कैलकुलेशन। लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 10 लाख रुपया हुआ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो ये आपको नील होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बल्ले बल्ले है भाई। ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इन्वायरमेंट रिटायरमेंट 10 लाख मिला, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन इतना नहीं, इसको आपको पढ़ना नहीं पढ़ना, आपको टैक्सेबल इसको भी पढ़ना है, एग्जेम्पशन को देखना है आपको। एग्जेम्पशन अंडर इतना कितना हुआ, 10 लाख रुपया आपको मैक्सिमम मिला था, एक्चुअल मिला है, और लिमिट कितना है उसका 3 लाख है। लेकिन दो तीनों में जो लेस होगा, तो अब सैलरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें कैलकुलेशन करना है कि तो सैलरी के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, और जो तीनों में लेस होगा उसको मिलेगा। तो सैलरी में क्या करना है कि 10 इंटू, ये देखिए रूल है, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ फरवरी से नवंबर तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो उसमें क्या हुआ बाई करना है आपको 10 मंथ से। तो 10 इंटू 10,000 इंटू 8 प्लस 8,000 इंटू 2, ये कहां से आया ये क्वेश्चन में। 10,000 इंटू 8 कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, 10,000 मिल रहा है पर मंथ, रेस 2,000 वाज इंक्रीज्ड। उसमें क्या हुआ कि पहले 8,000 मिल रहा था आपको, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो 10 मंथ के बाद में 8,000 रुपया जो मिल रहा था, सॉरी जो 10 मंथ तक मिल रहा था आपको 8,000 रुपया मिल रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि 2,000 रुपया इंक्रीज कर दिया गया 1/4/2020 से। तो उसमें क्या हुआ, टोटल आपका 10,000 रुपया बन रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है 10 इंटू 8 और 8 इंटू 2, 8,000 इंटू 2, 10 इंटू 8, 10,000 इंटू 8 प्लस 8,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 2, 1 मिनट। वो बोनस वाला है इसमें, बोनस वाला जो 2 मंथ है ना, बोनस वाला है इसमें। 2,000 रुपया जो ये दिख रहा है ना आपको, बोनस वाला है ये। 10,000 इंटू 8 टोटल, उसके बाद प्लस करना है आपको 60% ऑफ 66,000, तो ये 3600 होगा, इंटू 10 करना है, उसमें डिवाइड कर देना है आपको 10 से। ये क्या हो रहा है कि 10,000 रुपया उसको पर मंथ मिल रहा था, 2,000 रुपया, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा कैलकुलेशन, मुझको खुद से समझ में नहीं आ रही इसमें क्या हुआ है। जो भी हो, उस सिचुएशन में कितना बन रहा है आपका टोटल, 1,32,000 बन रहा है आपका सैलरी के अकॉर्डिंग। सैलरी के अकॉर्डिंग आपका 1,32,000 बन रहा है। फर्स्ट वाला केस कितना है, 10 लाख जो आपको एक्चुअल रिसीव हुआ है। सेकेंड वाला केस कितना है, मैक्सिमम मिलता है आपको 3 लाख तक मिलता है। और थर्ड में बन रहा है आपका टोटल, आपका जो आपके ऊपर बनना चाहिए था ये हो रहा है आपको। तो टोटल मिल करके 1,32,000, 3 लाख, सॉरी 10 लाख लेस 5, हाँ टैक्सेबल लीव सैलरी 10 लाख हुआ, लेस 10 नोट्स बिलो 52,800, 947, 1 मिनट, सॉरी हाँ। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, सेकंड वाला जो सेकंड वाला रूल्स है उसके अकॉर्डिंग किया गया इसमें। ये सेकंड वाला जो रूल्स है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनवैलिड लीव बेस्ड ऑन लिस्ट, इसमें क्या कैसे करना है आपको, लीव डेट
लीव अलाउड माइनस लीव टेकन करना है 30 डेज पर 20 ईयर्स, तो 480 दिन हुआ। मतलब क्या था कि आपको मैक्सिमम आपको किसी ईयर्स में 30 दिन से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता था, लीव नहीं मिल सकता था। आपने 20 साल तक सर्विस दिया था, तो 30 इंटू पर ईयर इतना हुआ 480 दिन हुआ। लीव अलाउड कितना था, लीव अलाउड इतना था, लेकिन आपने उतना नहीं लिया था। और 20 साल तक टोटल आपको लीव कितना मिला था, मिला है 20 साल में 480 मिला है। और 120 क्या है, आपने 120 को आपको बाकी रह गया, टोटल आपने कंज्यूम कर रखा था 120 लीव ड्यू इन डेज मल्टीपल करना है 30 डेज इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। तो 120 डेज बाई 30 डेज इंटू 1,32,000, तो टोटल मिला करके आपको इतना आएगा 52,800 रुपया आ रहा है। तो क्या करना है आपको, ये जो 10 लाख में 52,800 जो लेस करोगे आप, तो 9,47,000 रुपया क्या हुआ आपका, ये टोटल आपका टैक्सेबल हुआ। इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। आपको एग्जम्पशन कितना मिला, 52,800 रुपया का मिला। इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसको 2 बार 3 बार आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी इसको समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा। ये था हमारा लीव इनकेसमेंट का टैक्स कैसे निकाल। अब पीएफ का आता है, पीएफ देखिए मतलब होता क्या है। पीएफ ने एम्प्लॉयर को वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट लाया, ये तो एक्ट बन चुका है, ये सबके जो कंपनी वाले तो सबके एप्लीकेबल होता है, सबको इसको फॉलो करना होता है। पीएफ में होता क्या है कि गवर्नमेंट देखा कि छोटे मोटे जो एम्प्लॉय होते हैं वो तो अपना सेविंग कर नहीं पाते हैं, तो उसके से देखते हुए उसको गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया। उसमें क्या बोला है कि आप जो अर्निंग करते हो उसमें कुछ पार्ट आप दे दो, उसका कुछ पार्ट डिडक्ट कर आपकी कंपनी द्वारा डिडक्ट कर ली जाएगी। जो पीएफ होता है उसमें आपका पैसा उसको क्या किया जाएगा, पेड किया जाएगा। और कुछ पेमेंट आपका जो एम्प्लॉयर है वो अपने पॉकेट से आपको देगा, उसको पीएफ बोला जाता है। डिफिनेशन देखिए आप, प्रोविडेंट फंड स्कीम इज ए स्कीम इंटेंड टू गिव एन substantial benefit to an employee at the time of his retirement. Under this scheme, a specified sum is deducted from the salary of the employee or his contribution towards the fund. The employer also generally contributes the same amount out of his pocket to the fund. The contribution of the employer and the employee are invested with approved security interest and जो भी होगा आपको इसका एक डिफिनेशन नहीं पढ़ना है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। मेनली समझना है कि ये एम्प्लॉयर के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, इसको फ्यूचर में चल करके कोई उनको प्रॉब्लम ना हो पेमेंट का, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पीएफ एक्ट को। इसमें क्या होता है कि आपको जो सैलरी मिल रहा है, मान के चलिए आपको 50,000 रुपया सैलरी मिल रहा है पर मंथ, उसमें क्या कर रहे हो कि आप 1,800 रुपया आप अपने एंड से दे रहे हो, अपने मतलब जो सैलरी मिल रहा है उसमें दे रहे हो, अब 1,800 रुपया आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो टोटल मिलकर 3,600 रुपया बन रहा है आपको। तो उसमें क्या होगा कि 3,600 रुपया आपका इकट्ठा पेड हो रहा है, और कुछ साल के बाद आप उसको चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो उसको पीएफ बोला जाता है। इसमें 4 टाइप होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड कितना होता है, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए आरपीएफ क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ बोला जाता है। ये आजकल बहुत सारे लोग ट्रेंड में चल रहा है कि बहुत सारे लोग अपना अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ का जो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो बोलते हैं कि इसमें आप पेमेंट करो, मैं उसको अकॉर्डिंग जो होगा दूंगा। तो इसका मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, इसको आप यूज नहीं करनी चाहिए। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, जो गवर्नमेंट के होता है, गवर्नमेंट का। उसके बाद होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट का जो होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मेनली होता है, उसको क्या बोला जाता है, एसपीएफ। उसके बाद देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पीपीएफ होता है सबके लिए होता है, ये मेनली जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है। वो क्या होगा कि अब तो आप नौकरी करते नहीं हो, तो पीएफ आपका कौन देगा, कैसे होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पीपीएफ को इंट्रोड्यूस किया, उसको लाया, और उसमें आप एक अमाउंट जितना भी आप चाहो उसको आप एड कर सकते हो, तो वो होता है पब्लिक। इसमें कोई कर सकता है, पीपीएफ में कोई कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकता है, एम्प्लॉय लोग कर सकते हैं, जिसको मर्जी है पीपीएफ में वो लोग पेमेंट अपना एड कर सकते हैं। इसको मैं चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। देखिए होता क्या है, मैं पीएफ एक्ट का मैं बात बताता हूँ थोड़ा सा। उसमें पीएफ एक्ट में बताया गया था कि आपका जो एम्प्लॉयर है, यदि वो 12% आपका जो सैलरी है उसका 12% से ज्यादा यदि करता है, तो क्या होगा,
12% के बाद जितना भी अमाउंट होगा वो आपका कितना होगा, टैक्सेबल होगा। 12% तक ही आपका पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ आपको। आपको मान कर चलो कि 2,000 रुपये आपके एम्प्लॉयर के द्वारा मिल रहा है, 2,000 रुपये पीएफ आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिल रहा है। तो 2,000 को मान कर चलो तो आप 20% मान लो कि 20% सैलरी का 20% दे रहा है आपको, सैलरी का पीएफ ऑफ सैलरी 20%, सैलरी का 20% आपको क्या कर रहा है, वो दे रहा है। मान कर चलो इसको 20% मान लिया जाए, तो 2,000 का 12% कितना होगा, 1,200 होगा। 2,000 का 12% ऑफ 2,000 इक्वल टू कितना हो गया, 1,200 हुआ। और जो शेष का जो अमाउंट बच रहा है, ड्यू अमाउंट 800, ये क्या होगा आपका, टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल पीएफ इसको बोला जाएगा। अब आपको समझना है कि देखिए जो आपका एम्प्लॉयर सैलरी का यदि 12% तक देता है तो वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है। एग्जेम्प्टेड तो नहीं, हाँ एग्जेम्प्टेड होता है। और उसके बाद का जो अमाउंट होता है वो फुली टैक्सेबल होता है। तो मैं इसको आपको इसमें बता रहा हूं, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, 12% ज्यादा होगा। उसमें इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इलिजिबल फॉर रिडक्शन। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक बात बताओ, आपको एम्प्लॉय उसको 50,000 रुपया मिल रहा है पर मंथ, 50,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, तो उसमें 1,800 रुपया जब दे रहा है, 2,000 रुपया मान के चलो 2,000 रुपया दे रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, वो उसको टैक्स फ्री बोला जाएगा या क्या बोला जाएगा जो 1,800 रुपया है। आप जब इनकम टैक्स में इनकम अंडर द हेड सैलरी में जब उसका कंप्यूटेशन करोगे तो आपको 50,000 ही दिखाना है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर 50,000 मिला था और मैंने 2,000 रुपया तो क्या क्या पीएफ में दिया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एक डिफिनेशन बताया था एप्लीकेशन ऑफ सैलरी, फोरगोइंग ऑफ सैलरी में बताया था कि एप्लीकेशन क्या होता है। भले ही आप अपना पेमेंट को क्या करोगे, एप्लीकेशन फंड में दे रहे हो, भले ही आप अपना जो पेमेंट का कुछ पार्ट एप्लीकेशन फंड में दे रहे हो, लेकिन मैंने बताया था वो क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है। पीएफ वाला कॉन्सेप्ट, पीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से निकला हुआ है। मान कर चलो कि आपको 50,000 रुपया मिला, 50,000 में 2,000 रुपया अपने पीएफ के रूप में दे दिया, लेकिन आपका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा 50,000 पर ही होगा। भले उसका आप डिडक्शन 80C में ले सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, इलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आपको क्या होगा, भले डिडक्शन आप ले सकते हो, लेकिन जब टैक्स का कैलकुलेशन होगा तो आपको 50,000 पर ही होगा। मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन करो, ट्रस्ट में दे दो, अपना पैसा को गंगा में बहा दो, उससे गवर्नमेंट को कुछ मतलब नहीं है, आपको टैक्स देना पड़ेगा आपका टोटल सैलरी पे। तो आप इस केस में यदि आप करते हो, इसमें पीएफ में करते हो आप, तो उसका डिडक्शन आप 80C मिल सकते हो। और इंटरेस्ट क्रेडिट क्या होता है, अमाउंट इज एक्सेस ऑफ, जो इंटरेस्ट मिलता है वो यदि 9.5% से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा, 9.5% तक होगा, उस केस में क्या होगा, आपको एग्जेम्प्टेड होता है। इंटरेस्ट भी मिलता है, पीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है तो 9.5% तक मैक्सिमम लिमिट है। ये करीब 1 से 2 साल पहले का ये रूल है। अभी क्या चल रहा है, 8.5 चल रहा है, जो भी चल रहा होगा उसमें 9.5% से ज्यादा यदि होगा तो टैक्सेबल होगा, और 9.5 से नीचे होगा तो क्या होगा, फुली एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद एक होता है, ये मैंने बताया था रिकॉग्नाइज्ड पीएफ के बारे में, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ, जो मैंने बताया था कि आजकल बहुत सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं पीएफ का, स्टार्टअप स्टार्ट करके, तो उसको क्या बोला था, अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ। इसमें बोले नोट टैक्सेबल ईयरली, आपको ईयरली टैक्सेबल नहीं होगा। जब आप उसको इकट्ठा निकालोगे 10 साल के 20 साल के बाद, आपको उसी टाइम उसमें टैक्स देना होगा, आपको कोई एग्जेम्पशन वगैरह नहीं मिलता उसमें। यदि आप अपना कोई पेमेंट को आप अनरिकॉग्नाइज पीएफ में यदि कर देते हो तो आपको कोई वहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलता है। नॉट इलिजिबल फॉर डिडक्शन, आप डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। थर्ड में नॉट टैक्सेबल ईयरली, आपके इंटरेस्ट वगैरह का कोई नहीं होता इसमें। यह स्टेचुटरी पीएफ होता है जो गवर्नमेंट के लिए, तो फुली एग्जेम्प्ट होता है पूरा। एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के लिए भी होता है, ये एलिजिबल होता है। फुली एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट जो मिलता है चाहे जितना भी मिले फुली एग्जेम्प्ट होता है। पब्लिक पीएफ नॉट एप्लीकेबल होता है। एलिजिबल फॉर 80 सेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि 80C में आप ले सकते हो। आप कोई अपना बिजनेस करते हो, पीएफ में अपना पेमेंट जमा कर रखा है, तो उसके लिए डिडक्शन आप 80C वाला ले सकते हो। इसमें फुली एग्जेम्प्टेड होता है इंटरेस्ट। ये हुआ हमारा पीएफ का कॉन्सेप्ट।
एग्जाम मैंने इसी का सेक्शन बनाया हुआ, आपको इसको थोड़ा सा देख लेना है। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है आपको। कोई भी यदि क्लियर है कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट जो Q&A होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में।